Hello my future doctors, welcome to Pradis Institute of Education. This is your नितिन तिवारी सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नीट का एक और चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर्स। रिसेंटली जो प्रीवियस हमारे वीडियोस आपको अवेलेबल हुए हैं उसमें आपने देखा है कि आप अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने बेसिक मैथ से स्टार्ट किया था, बेसिक मैथ्स को हमने बहुत अच्छे से किया, वो सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो गए होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे वो वहां पे जाके वॉच कर सकते हैं। देन हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था। यूनिट्स एंड डायमेंशन में अगेन हमने वो सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस और उससे रिलेटेड नीट के जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं बेस्ट पॉसिबल थिंग हम वहां पे कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वेक्टर पे बेस्ड होगा। बेसिकली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो हमने मैथ्स के लिए सुना है। मैं आपको बता दूं मैथ्स हो या फिजिक्स हो दोनों में ही ये वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पूरे 11th और 12th क्लास के फिजिक्स जहां हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमें ये वेक्टर क्लियर नहीं होता तो हम थ्रू आउट द ईयर और पूरी अपनी प्रिपरेशन में परेशान रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कब इनके एडिशन में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। बहुत सारे डेरिवेशन अलग अलग जगह पे ये वेक्टर्स के रूल वहां पे फॉलो हो रहे होते हैं और अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा से वो सारी बातें जो हम आपको बताते हैं, आपको पता है वी आर प्रैडिस एजुकेशन और हमने आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का आपको वादा किया है। और आपकी इस नीट की प्रिपरेशन में जो हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, हमारा खुद का एजुकेशनल ऐप है, वो भी आपकी हेल्प करेगा। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं दोबारा से बता दूं कि प्रैडिस एजुकेशन का खुद का ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हमारा खुद का ऐप है जिसमें हम बच्चों को पेड सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कराते हैं। जिन्हें 1-on-1 टीचर के साथ डाउट सॉल्विंग की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें लगता है कि हमें लाइव क्लासेस अटेंड करनी है और ड्यूरिंग द क्लास ही अपने डाउट क्लियर करने हैं, वो इन पैकेजेस पे जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो हमारा ऐप है वो आपकी नीट की प्रिपरेशन में किस तरह से आपकी हेल्प करने वाला है। तो जब आप प्ले स्टोर से हमारा प्रैडिस द कंप्लीट लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे कुछ चीजें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का वादा किया है, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस ये है कि हम YouTube पे आपको वीडियोस तो दे सकते हैं बट ये कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये कंप्लीट प्रिपरेशन? क्योंकि आपको वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए आपको समटाइम्स कुछ बुक्स के सॉल्यूशन चाहिए रहते हैं, कुछ DPPs चाहिए रहती हैं, कुछ आपको वर्कशीट्स वगैरह चाहिए रहती है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ये 3 चीजें, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट एंड वर्कशीट्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे अवेलेबल करा दी गई हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे इन चीजों का फायदा ले सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो इस वजह से रखा गया है कि जब आपका कोई भी चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपको ये हमेशा टाइम टू टाइम पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कहां स्टैंड कर रही। क्यों? क्योंकि हम टारगेट लेके चल रहे हैं नीट 2024 और उसमें क्या है, टाइम है। तो हमें ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी प्रिपरेशन कहीं लूज हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज हमेशा याद रखना, ए लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट। जब हम जो छोटी छोटी प्रिपरेशन आज से कर रहे होते हैं वही बिग रिजल्ट हमारा बनाती है। ठीक है, तो आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर हमें सबको पता है कि हम वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आज का लेक्चर फ्लो कि आज की क्लास में हम कौन सी वो चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर फ्लो हमारा कुछ इस टाइप से कि सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वेक्टर होते क्या है। ठीक है, देन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं यह जानना बहुत जरूरी है, उसमें उनके नोटेशंस और बाकी सारी चीजें भी हम देखेंगे। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप में क्या खासियत पाई जाती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देन एट लास्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर्स। जब हम ये जान चुकेंगे कि एक्चुअल में वेक्टर्स होता क्या है, स्केलर होता क्या है, तो लास्ट में हम ये भी आज के सेशन में देख लेंगे कि किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पर हमें क्या मिलता है। और ये सारी चीजें हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमने अपनी स्टडीज कहां से स्टार्ट करी थी। जब हमने बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया था उसके बाद हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा था। यूनिट्स एंड डायमेंशन में जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो सर ने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में।
फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी? अपने आसपास नेचर में जो भी चीजें हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और महसूस करते हैं, वो सारी क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे वेट, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सारी चीजें कैसी हैं? ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं और इनका हम देन मेजरमेंट करना हमने सीखा। ठीक है, अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी थी बेटा, उसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से हम जिन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे लेंथ इनटू लेंथ करके हमने एरिया बनाया था और ऐसी बहुत सारी चीजें हमें पता है। अब जब इन सारी चीजों की हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे एक चीज हमने देखी कि हमें दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिल रही थी। जिन लोगों ने कॉपी पेन नहीं निकाले हैं, मैं दोबारा से बता दूं, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही नोट्स आपके एग्जाम नाइट में काम आएंगे। इतने सारे वीडियोस तब तक अपलोड हो जाएंगे कि अगर आप सोचो कि एग्जाम टाइम में दोबारा से आप इन सारे वीडियोस को वॉच करो तो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए पेपर कॉपी लेके बैठिए, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी, उसमें दो तरीके से हमने उनके मेजरमेंट में देखा कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं तो हमें दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी समझ में आती हैं। एक क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और एक क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो हमने दो टाइप की क्वांटिटीज देखी, कुछ ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे लेंथ हमने बोला 5 मीटर है, 6 मीटर है, 8 मीटर है, 2 किलोमीटर है, हमें समझ में आया कि बेसिक चीज है। इनको बताने के लिए सिर्फ क्या हमें बताना पड़ा? मैग्नीट्यूड। हमें सिर्फ क्या बताना पड़ा? मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जग था, हमने बताया इस जग में 1 लीटर पानी आता है। अब हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि वो किस डायरेक्शन में आता है, कहां से डालना रहता है, कुछ नहीं, आप ऊपर से डालिए, वो जग भर जाएगा और हम क्या बता देंगे कि 1 लीटर पानी है। मेरा मास 40 kg है, 80 kg, 100 kg, जितना भी है, यहां पे भी उतना है। मैं साइड में चला जाऊंगा तो भी उतना है, आगे जाऊंगा तो भी उतना है, पीछे जाऊंगा तो भी उतना है। उसको बताने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी और कोई चीज की आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट उन क्वांटिटीज की हेल्प से आगे चल के हमने कुछ और क्वांटिटीज को डेवलप किया। जैसे 9th-10th क्लास में आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं कि लेंथ क्या है? लेंथ हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, और इसको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ क्या बताना होता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ, और लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी बनी जिसको बताने के लिए हमें सिर्फ क्या बताना पड़ा? मैग्नीट्यूड बताना पड़ा। बट डिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या पढ़ना सीखा? स्पीड सीखा। स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। देन फिर हमने क्या सीखा? आगे डिस्प्लेसमेंट सीखा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यह पता चला कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। आप सबको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद होगी, जिनको नहीं याद हो उनको सर बता देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, और इट इज ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इफ वी हैव 2 पॉइंट्स A and B like this, so this is, if it is 5 centimeter, this 5 centimeter is the displacement. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमेशा हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहां से चलना चालू किया और यहां पे किसी आदमी का घर है, ये यहां पे, और वो एकदम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में है, तो हमें बताना पड़ेगा इस डायरेक्शन में चले जाओ, और इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर आप जाओगे तो आपको सामने वाले का घर मिल जाएगा। एक और मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि डायरेक्शंस का क्वांटिटीज में कितना ज्यादा रोल होता है। आपको सबको पता है हमारे सोल्जर्स के बारे में, वो सोल्जर्स जो दिन रात हमारी सेवा करते हैं, ठीक है ना, वो वहां पे लड़ रहे होते हैं एनिमीज से, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अच्छे से रहें, आप अपनी पढ़ाई कर सकें। अब एक बात बताइए, एक सोल्जर जिसके हाथ में गन है, ठीक है, अब उसको ऑर्डर आते हैं फायर के, अगर उसको ये नहीं बताया जाता कि किस डायरेक्शन में फायर करना है तो क्या होगा? बेचारा हो सकता है उसको ऑर्डर मिले किसी भी डायरेक्शन में फायर कर सकता है। उसे पता होना चाहिए कि एनिमी किस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में वो हमेशा क्या करता है? फायर करता है। क्यों? क्योंकि अगर एनिमी के डायरेक्शन में उसने फायर नहीं किया और उसने ये जो डायरेक्शन है उसको छोड़ दिया,
तो अगर एनिमी ने फॉलो कर लिया और उसने उस डायरेक्शन सेम रख लिया कि भैया चलो ठीक है, तुम डायरेक्शन के बारे में नहीं ध्यान देते, मैं तो डायरेक्शन के बारे में पूरा ध्यान दूंगा, तो क्या होगा, शहीद हो जाएगा वो फौजी। तो इसके लिए आपको एक बात समझ में आएगी कि डायरेक्शन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डायरेक्शन की। हमें पता होना चाहिए कि हम बुलेट को किस डायरेक्शन में शूट आउट कर रहे हैं, ठीक है, और उस डायरेक्शन में ही हमारा एनिमी होना चाहिए। तो ये एग्जांपल देने के पीछे का रीजन यही था कि आपको ये पता चले कि रियल लाइफ में डायरेक्शंस का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। बट अब दोबारा से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, बीच बीच में रिलेट करने के लिए मुझे बताना पड़ता है। तो हमें कुछ दो टाइप की क्वांटिटी देखने को मिली बेटा, एक क्वांटिटी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड था और कुछ क्वांटिटीज ऐसी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी था। तो उस आधार पर हमने क्या किया, क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस पार्ट में डिवाइड किया, हमने बोला कि दो टाइप की क्वांटिटी होगी, एक होगी स्केलर और दूसरी होगी वेक्टर। ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है। एक क्वांटिटी होगी हमारी स्केलर, दूसरी क्वांटिटी होगी हमारी वेक्टर, और उनकी देन हमने अलग अलग डेफिनेशंस बनाई। स्केलर आर दोज क्वांटिटीज विच आर ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। देन वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। अब कुछ बच्चों को लगा होगा अरे ये चीज तो हमें बहुत पहले से पता थी सर, 7th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया था, हमने वहां से याद कर ली थी डेफिनेशन कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें एक चीज मैं आपको और ऐड कर दूंगा, बिल्कुल आपने सही चीज पढ़ रखी है। किसके बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में, दैट ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड हैज डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं वो नॉर्मल अलजेब्रा का जो रूल होता है हमारा उसे फॉलो करते हैं, और नॉर्मल अलजेब्रा के रूल से हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूं कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, स्केलर क्वांटिटीज के। क्यों, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन देना जरूरी नहीं होता। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन हमने याद कर रखी है, a quantity which are having magnitude as well as direction are known as vector quantity। उसमें एक चीज आपको, क्योंकि आपका थोड़ा स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया, एक चीज आप लोग और ऐड कर लेना बेटा कि बिल्कुल सही है कि वो क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होंगी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, प्लस जो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करें। वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स मतलब लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आगे चल के यहीं पे हम देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। बट आप हमेशा याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी आज के बाद हम सिर्फ उस क्वांटिटी को नहीं बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। मार्क माय वर्ड गाइस, पॉज करके दोबारा से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद हम सिर्फ उन क्वांटिटीज को जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं उन्हें कभी भी नहीं कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी। हम उसमें एक चीज और ऐड ऑन करके रखेंगे। क्या चीज ऐड ऑन करके रखेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, प्लस वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करें, लॉ ऑफ वेक्टर ट्रायंगल एडिशन को फॉलो करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे कि दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। क्यों, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज, ये आप लोग नोट भी कर लो, नोट्स बनाते चलो सब लोग, पॉज करके वीडियो नोट कर लो। क्या बताया, ए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन or equivalently the parallelogram law of vector addition is called vector quantity, like displacement, velocity, acceleration, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। वेलोसिटी में हमें बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन में हमें बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, अदरवाइज हम उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारी पुरानी डेफिनेशन से हम चलें जो हमने याद कर रखी है, ए क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक जगह पे आके अपन फेल हो जाएंगे। आप लोगों ने 10th क्लास में करंट पढ़ा था, करंट के बारे में पढ़ा था। ये मैंने 2000 रुपीज का नोट आपके लिए लगा रखा है, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे तो मैंने आपके लिए लगा दिया 2000 रुपीज का नोट। और वो ये बोलता है कि हम सबको पता है कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है।
आपने 10th क्लास में पढ़ा था, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, मींस वेक्टर के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल है वो उन्हें फॉलो नहीं करती। इस वजह से ये करंट जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी ना होकर एक स्केलर क्वांटिटी है। समटाइम छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसे हमेशा याद रखना। और रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है? क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। कल एक बच्चे का कॉल आया था, वो मेरे से पूछ रहा था कि सर मैं नीट की तो प्रिपरेशन कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में हूं सर, तो क्या मुझे कुछ अलग से भी पढ़ने की जरूरत है अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए? तो उन सभी बच्चों का डाउट मैं यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आता हूं। जो बच्चे ये वीडियो वॉच कर रहे हैं उनकी नीट 2024 की प्रिपरेशन तो अच्छी हो ही रही है, साथ ही साथ ये जितना भी कोर्स कवरेज है ये सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है। आप जिनको नहीं पता मैं उन्हें दोबारा से बता दूं कि आपका जो नीट का एग्जाम होता है वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लोगों को एनसीईआरटी पढ़ते नहीं आती फिजिक्स में अच्छे से, तो उन्हें लगता है कि नहीं दाएं बाएं से चीजें पूछी जाती, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की एक एक चीजों को पढ़ रखा है वो डेफिनेटली उसको क्या कर देगा, फोड़ देगा। ठीक है ना? तो आप हमेशा याद रखिए कि जो भी मेरे इन सारे लेक्चर्स को केयरफुली देख रहा है, नोट्स बना रहा है, आपको अपनी स्कूल प्रिपरेशन के लिए भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा आपकी स्कूल प्रिपरेशन में और नीट के लिए कि ये सारे वीडियोस पढ़ने के बाद आप स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। बट इन वीडियोस को देखने के बाद आपको जो मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराता हूं, जो मैं नीट के क्वेश्चन कराता हूं, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और बार बार सॉल्व करने पड़ेंगे और अलग अलग टाइप्स के सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, एकदम सॉलिड। तो दोबारा से आ जाते हैं, आज के बाद याद रखेंगे कि क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच आर ओबे the triangle law of vector addition and the parallelogram law of vector addition are called vector quantity। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने पर हम उन्हें वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बताएंगे कि करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बट स्टिल वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। नोट कर लो जल्दी से। ओके, तो अब हमने ये जान लिया कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम देख लेते हैं वेक्टर के नोटेशंस के बारे में कि जब भी किसी क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं तो हमें नेक्स्ट लेवल पे ये जानना जरूरी होता है कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम उसे लिखेंगे कैसे, कैसे देख के पता चलेगा कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अदर क्वांटिटी और उन क्वांटिटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस बताना पड़ेगा, तब ये पता चलेगा कि ये दूसरी क्वांटिटी से कैसे अलग है। तो अब हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज वेक्टर नोटेशन, की किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, वेक्टर अलग अलग नेमिंग से रिप्रेजेंट होंगे, जिस में रिप्रेजेंट होते हैं जिस भी अल्फाबेट से, ए से लेके जेड तक। तो अगर किसी भी लेटर के ऊपर आपको इस टाइप का एरो देखने को मिल जाए, इट मींस कि आप समझ जाना कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये जो एरो आपको दिख रहा है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है इसकी टेल और एक होती है उसकी टिप। टिप या फिर एरो भी बोलते हैं। तो टिप हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट को, और ये जो एरो है ये उस वेक्टर के डायरेक्शन को, उस वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को क्या करती है बच्चा, रिप्रेजेंट करती है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना। और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको मॉड के अंदर बंद करके। अगर मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, मॉड ऑफ बी लिखा हुआ है, इट मींस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को, किसको, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात बच्चा आप लोग हमेशा याद रखना कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो लगा है, मतलब सॉरी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो लगा हुआ है, इट मींस कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और उसे जैसे ही हमने मॉड के अंदर बंद कर दिया, इसका मतलब क्या, वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को। या फिर सिंपली ऐसा भी लिखा रहता है समटाइम्स, तो ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद
अब हमें जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई, आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ है, दैट ग्राफिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ड्रॉन टू ए चूजन स्केल। अब सीधी सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 किलोमीटर का है, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है फाइनल और इनिशियल पॉइंट, ठीक है। हमको पता है वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन बताना है उसका। लेकिन अब अगर इसे रिप्रेजेंट करना है मेरे को, या फिर मैंने 2 किलोमीटर ज्यादा बड़ा बना दिया, बच्चे बोलेंगे अनएथिकल बातें ज्यादा करने लगे हो आजकल, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर है, और किसी ने कहा कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। और अभी तुम्ही ने तो बोला था सर कि क्या करना है, एक ऐसा एरो बनाना है, ये जो एरो रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो टोटल लेंथ होगी, ये जो टोटल लेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब क्या ऐसी कोई लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का इतना बड़ा सा तो हम बना नहीं सकते। तो हमेशा हमने ग्राफ में और अपने अदर ड्राइंग की चीजों में जैसा बना रखा कि हम क्या करते हैं, एक सुटेबल स्केल ले लेते हैं। अब सुटेबल स्केल हम ऐसा ले लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर का हम एक स्केल ले लेते हैं, कि मतलब यहां पे हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो आप समझ लेना कि वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये बता रहा है डायरेक्शन, और लेंथ क्या बता रही है, लेंथ बता रही है मैग्नीट्यूड को। लेंथ क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड को बता रही है। और क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये ऐसे काट दिया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल में ये क्या है, 5 + 5 + 5 मतलब 15 सेंटीमीटर। अब मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। ये क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, हमेशा याद रखना कि ये जो टिप होगी एरो की, वो क्या बताएगी आपको, हमेशा एरो हेड जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा क्या आपको, डायरेक्शन। ओके, और जो लेंथ होगी, ये लेंथ आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इफ वी हैव 2 वेक्टर्स, लाइक वी हैव ए वेक्टर ए लाइक दिस एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा, दिस इज अवर वेक्टर बी। तो एक आपने हेडिंग देखी होगी, यहां लिखा हुआ है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो हमें लगा होगा इसका मतलब क्या है, ये क्यों लिख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स आपने क्यों लिखा। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स बताने का मेरा रीजन ये है कि आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जब भी किसी 2 वेक्टर की, अपने पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उन्हें हम उनकी टेल से अगर ऐड करके बनाएं, मींस ए वेक्टर है हमारा ये ए वेक्टर है, ये उसका हेड एरो है, ये उसकी टेल है। बी वेक्टर की टेल क्या है, ये यहां पे है, इसको हमने ये ज्वाइन करा दिया, ये हमारा बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कोई एंगल बनेगा थीटा। तो जब आप किसी वेक्टर को टेल से ऐड करें या फिर किसी वेक्टर को आप उसके हेड से ऐड करें, क्या करें, उसके हेड से ऐड करें, तो हेड से ऐड करने का मतलब क्या है, जहां पे ये हेड है वहीं पे आपने दूसरा हेड भी बना दिया, इन दोनों के बीच में यहां पे भी कोई एंगल बनेगा। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी किसी वेक्टर को हम उसकी टेल से ऐड करके कंबाइन करके बनाते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल उनके एरोस को आपस में जोड़कर अगर हम बनाएं, उनके बीच में जो एंगल बनता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये एंगल हमेशा क्या होगा, स्मॉलर। और ऐसे आप खुद से एग्जांपल लेके वीडियो पॉज करके कितने भी सारे बना के ग्राफिकली देख लो कि जब आप टेल टू टेल उनको ज्वाइन कराओगे तो जो एंगल मिलेगा वो छोटा मिलेगा, और जब आप उनको हेड टू हेड ज्वाइन कराओगे तो एंगल हमेशा क्या मिलेगा, बिगर, बड़ा मिलेगा। ये लिखा हुआ है मैंने, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स स्मॉलर व्हेन दे प्लेस्ड टेल टू टेल,
जब उन्हें हम टेल टू टेल प्लेस करेंगे तो वो एंगल हमेशा छोटा मिलेगा, और जब हम हेड टू हेड उन्हें करेंगे, एंड व्हेन, यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड व्हेन प्लेस्ड हेड टू हेड, हेड टू हेड always bigger। जब हेड टू हेड हम उन्हें ज्वाइन करेंगे तो वो हमेशा कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना, ये समटाइम्स कहीं ना कहीं पे आपको यूज होते रहते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम जाती है। तो आपको देख लेना है कि जब टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे तो वो एंगल छोटा मिलेगा, जब हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो वो एंगल बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे, और ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच ओबे द वेक्टर अलजेब्रा लॉज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को हमने बोला पोलर वेक्टर्स, और एक पार्ट को हमने बोला एक्सियल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि जब हम क्वांटिटीज की स्टडीज कर रहे थे, क्वांटिटीज की स्टडी जब हम कर रहे थे, तो हमें दो टाइप के डायरेक्शंस वेक्टर में समझ में आए। एक लीनियर और ट्रांसलेशनल, मतलब ऐसे डायरेक्ट वाले। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्लेन है और इस प्लेन में हमारे पास क्या है, एक छोटू सी कार है। मेरे से बहुत अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है इसलिए कोई हंसेगा नहीं। ये एक छोटू सी कार है, मैंने उसके यहां पॉइंट ऑफ एक्शन पे फोर्स F अप्लाई किया, और अप्लाई करके उस कार को मैं कहां तक लेके गया, यहां तक लेके गया। अब मैं चाहूं तो थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा के उसको यहां तक ले जा सकता हूं, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगा के मैं उसको और आगे तक ले जा सकता हूं। तो ये इस टाइप के जो वेक्टर होंगे जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन हमें पता होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, पोलर वेक्टर्स बोलते हैं। और आपके नोट्स के लिए नोट कर लो, these are those vectors which have a starting point, जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। जैसे एक चीज तो मैंने आपको बता दी, फोर्स सेम डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से इधर सीधे की तरफ जाना है, ये देखो लिख रखा होगा कहीं पे, ये देखो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारे कैसे हैं, पोलर वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमें पता होता है। देन दूसरी टाइप की चीजें हमको देखने को मिली जिनको हमने एक्सियल वेक्टर बोला। अब कैसे कि फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के अबाउट कोई चीज यहां पे रोटेशनल मोशन कर रही। दो टाइप के मोशन हमने पढ़ रखे, लीनियर एंड ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन। अब जब कोई चीज रोटेशनल मोशन करेगी तो जैसे यहां पे डिस्प्लेसमेंट आता है उसे हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब कोई चीज यहां थी, ये देखना बच्चा, कोई चीज यहां पे थी, कुछ देर बाद वो ट्रेवल करके यहां पहुंच गई। अब यहां पे भी उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ना कुछ। इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट से इसने स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट रखा यहां पे। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें डायरेक्शन होगा। तो जो इस टाइप के जो वेक्टर्स हमें मिलेंगे, अभी आगे चल के, अभी आप लोग हो सकता है नहीं पता हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम आगे सीखेंगे, लेकिन आप समझ जाओ कि जब एंगल पे ये इस टाइप का ये रोटेट होता रहेगा किसी एक्सिस के अबाउट, यहां पे एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है चारों तरफ, तो इस टाइप के जो वेक्टर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सियल वेक्टर्स बोलेंगे। और सिर्फ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, इसमें एंगुलर मूवमेंट भी हो सकता है। टॉर्क आपने सुना होगा नाम, 11th क्लास से पहुंच गया, टॉर्क आपने सुना ही होगा। तो टॉर्क भी एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है, ठीक है, उसका भी डायरेक्शन बताया जाता है, वो भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, एक्सियल वेक्टर में आएंगी। नोट कर लो आप, दीज आर दोज वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल जो होता है हमारा, उसको फॉलो करती है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता परेशान नहीं हो, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे ये सारी चीज। क्या क्या एग्जांपल है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारी चीजें किसके एग्जांपल हैं, एक्सियल वेक्टर के। तो वेक्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पोलर और दूसरा एक्सियल। पोलर कौन से वाले, जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता हो। एक्सियल कौन से वाले, जो क्या कर रहा हूं, किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे होते हैं। वो जो वेक्टर्स होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, एक्सियल वेक्टर। ओके, रोटेशनल इफेक्ट अलोंग द रोटेशनल एक्सिस दिखा रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद
अब आ जाते हैं हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट आर इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या बोलेंगे बेटा? दोज आर हुज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, नोटेशन देखना, अब हमको नोटेशन करते आने लगा है लाइक दिस। ये है हमारा वेक्टर ए और ये हमारा है वेक्टर बी। आप देख रहे होंगे दोनों की लेंथ सेम है। इफ द लेंथ आर सेम इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ आर सेम। मैग्नीट्यूड इनका क्या है? सेम है। मॉड लगा दिया, मैग्नीट्यूड इनका सेम है। और ये एरो रिप्रेजेंट करता है उनके डायरेक्शन को, और इनके डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो ऐसे कोई भी वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। दोज आर हुज वेक्टर which have equal magnitude and same direction. A and B are equal vectors. Okay? Then next, equal vector के बाद आते हैं हमारे parallel vectors. अब parallel vectors कौन से होते हैं बेटा? These are those vectors which have same direction and magnitude may equal or different. These are those vectors which have same direction and magnitude may equal or different. जिसके सेम डायरेक्शन होगा, समटाइम एक दूसरे के ऊपर लाई भी कर सकते हैं। ये हमारा वेक्टर ए है और इसके ऊपर मैं कलर चेंज करके ये हमारा वेक्टर बी है। दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है, समटाइम्स ये इक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, समटाइम ये इक्वल नहीं भी होंगे, तभी हम इन्हें क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स ही बोलेंगे। ओके, देन एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा बेटा? उसी का उल्टा। वेक्टर दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डिफरेंट। जिनके जो डायरेक्शन है वो क्या होंगे? अपोजिट होंगे। एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे? जिनके डायरेक्शन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे? जिनके डायरेक्शन सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंटी पैरेलल कौन से वेक्टर होंगे? जिनके डायरेक्शंस कैसे होंगे? अपोजिट होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल और मे बी डिफरेंट। याद रखना क्या हो गया? कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे? दोज वेक्टर विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पर क्या होते हैं? एक ही लाइन पर होते हैं, lying in the same line. okay, angle between can be 0 और 180। कैसे मैं बताता हूं। जैसा ये अभी मैंने बनाया था, ये है वेक्टर ए, इसी के ऊपर ये मैंने बना दिया वेक्टर बी। ये कैसे हैं? कोलिनियर है, एक ही लाइन से होके पास हो रहे हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। सेम ये है हमारा वेक्टर ए, ये है हमारा वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। और ये भी कैसे हैं? कोलिनियर वेक्टर है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रहे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन से। ये भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ये भी सेम लाइन ऑफ एक्शन है, बस डायरेक्शन कैसे है? अपोजिट है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। समटाइम्स इनके बीच का एंगल 0 डिग्री भी होता है, वो कंडीशन भी मैंने बता दी। समटाइम्स इनके बीच का एंगल 180 डिग्री भी होता है, वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी। क्लियर? अब उसके बाद देन बात करते हैं जीरो वेक्टर की। किसी वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कैसे बोलेंगे? ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। जैसे ही मैंने ये बात बोली, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर आपने तो बोला था ए क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और यहां तो आप बोल रहे हो कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है? ये ऐसी कंडीशन है बेटा कि फॉर एग्जांपल हमने अभी इक्वल वेक्टर्स पढ़े कि कोई एक वेक्टर है ए जो इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में। अब अगर कंडीशन ये बने कि हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, हमें क्या करना पड़ जाए? इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ जाए, तो इनके सब्ट्रैक्शन से वो कंडीशन बनेगी किसकी? जीरो वेक्टर की।
इनके सब्ट्रैक्शन से ये जो कंडीशन बन रही है ये क्या बनेगी, जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर क्या बता दिया सर ने आपको, सर ने जीरो वेक्टर बताया दैट ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड एंड हेंस इट इज आर्बिट्री। नहीं तो आपको लगेगा ना कि भाई ऐसा भी कोई वेक्टर हो सकता है क्या जिसके पास डायरेक्शन ही ना हो। छोटी क्लास में क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ऐसा वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, तो जीरो वेक्टर। और कैसे आई जीरो वेक्टर की कंडीशन, a इक्वल्स टू बी था तो a माइनस बी किया, तो अगर a 20 है तो b भी 20 होगा, 20 माइनस 20 जीरो हो गया। भाई हम क्या कर सकते हैं, तो अब उसका डायरेक्शन कैसे बताएं, वो तो पॉइंट हो गया। ठीक है, तो वही चीज है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट कंडीशन में और एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ जीरो वेक्टर। किसके एग्जांपल है ये सारे, जीरो वेक्टर। ओके, तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है। अब आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात ऐसी चली कि हमने पढ़ लिया वेक्टर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए वेक्टर ए, हमारे पास एक वेक्टर ए है। अब हमने क्या किया, उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना चालू किया, जो कि आपस में क्या है, इक्वल है। और उसका जो ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट मिला उसे हमने बोला यूनिट ऑफ वेक्टर ए। भाई ये स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, ये छोटू सा पार्ट क्या है, इस पूरे वेक्टर ए का एक यूनिट है, तो उसे हमने क्या बोला, यूनिट ऑफ वेक्टर ए। और यहीं से जन्म हुआ यूनिट वेक्टर का। सबसे पहले यूनिट वेक्टर होता क्या है, ये तो मैंने ये दिखाई दिया आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के ऊपर, छोटे बच्चों को हम टोपी पहनाते हैं, तो ये पूरी लेंथ का क्या है, एक यूनिट पार्ट है, तो इसे भी हम क्या बना देंगे, टोपी पहना देंगे। किसी भी वेक्टर नोटेशन, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर आपको क्या दिख जाए, ये कैप दिख जाए, क्या दिख जाए, ये कैप दिख जाए, तो समझ जाना कि ये क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, इसके ऊपर क्योंकि टोपी पहनी हुई। अब आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट। कैसे यूनिट, मैंने बता दिया, ए वेक्टर था, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जो स्मॉलेस्ट पार्ट मिला एक, उसको हमने बोला ये यूनिट है। और ये यूनिट सिर्फ यहां नहीं हो सकता, यहां पे भी हो सकता है एक यूनिट, ये एक यूनिट, जिस भी एक यूनिट को हम उठा ले वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एंड पॉइंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसका, ए कैप और ए हैट। हैट भी पहनते हैं बच्चे और कैप भी पहनते हैं बच्चे, तो हैट बोल देते हैं या कैप बोल देते हैं। अब रिलेशन क्या होता है वेक्टर में किसी भी क्वांटिटी के और उसके यूनिट वेक्टर में, ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है, ये नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें बताता है कि हमारे पास तीन टाइप की एक्सिस है। एक है हमारे पास हमारी एक्स एक्सिस, एक है हमारे पास हमारी वाई एक्सिस, और एक है हमारे पास हमारी जेड एक्सिस। तो हमेशा याद रखना बेटा, एक्स एक्सिस पे जितनी भी क्वांटिटी होंगी उनका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप। मतलब एक्स एक्सिस की किसी भी वैल्यू में अगर आपको आई कैप का मल्टीप्लाई दिख जाए, कोई ऐसी वैल्यू जो आई कैप के साथ लिखी है, तो समझ जाना कि ये वैल्यू कहां की है, एक्स एक्सिस की है। याद कर लो इस चीज को बिल्कुल भी, कि किसी भी वैल्यू में अगर आई कैप साथ में दिख जाएगा आज के बाद, तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू एक्स एक्सिस की है। सेम जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस। कोई भी वैल्यू में अगर वाई, ये जे कैप आपको साथ में लिखा दिख जाएगा, तो आप आंख बंद करके समझ जाना कि ये वैल्यू बिल्कुल ही वाई एक्सिस पे पाई जाती है और किसी दूसरे पे नहीं। सेम इज फॉर जेड, के कैप इज ए यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस। अगर किसी भी वैल्यू के साथ आपको के कैप दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि ये वैल्यू जेड एक्सिस में। तो आज के बाद सर हम याद रखेंगे, अगर आई कैप है यूनिट वेक्टर, इट मींस कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू है। जे कैप अगर यूनिट वेक्टर डला हुआ है तो इट मींस कि ये वैल्यू वाई एक्सिस की है, और के कैप अगर डला हुआ है यूनिट वेक्टर, इट मींस कि ये वैल्यू जेड एक्सिस की है। अब दोबारा से आ जाते हैं यूनिट वेक्टर पे। क्या है यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। जरूरी नहीं ए के ऊपर कैप, बी वेक्टर हो तो बी के ऊपर कैप, सी वेक्टर हो तो सी के ऊपर कैप, जिसके ऊपर हो उसके ऊपर कैप। ठीक है,
And now what is the relation between a unit vector and the vector and its magnitude? Relation between unit vector and magnitude of वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, हमेशा याद रखना बेटा. ए यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर. मीन्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर. ये क्या है? यूनिट वेक्टर. इस चीज को नोट कर लो और हमेशा याद रखना कि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. आपका मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड है. ये वेक्टर है और इनका रेशियो क्या है? यूनिट वेक्टर है. ये हमेशा याद रखना. और इनको आपस में हम ऐसे ही कैलकुलेट भी करते रहेंगे. कभी हमें मैग्नीट्यूड और वेक्टर दिया रहेगा तो हम यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. कभी हमें यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो हम वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे. मतलब इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी रहेगी तो तीसरी चीज हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. और यहाँ पे ये जो ए वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ये ए है, बेसिकली क्योंकि कोई भी क्वांटिटी रहेगी पॉसिबल है उसकी भाई 1 डायमेंशनल भी हो सकती है चीजें, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है. अब हमें पता है 1 डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक्स है, आई कैप से काम चल जाएगा. 2 डायमेंशनल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 है तो एक के साथ आई कैप लगा रहेगा, दूसरे के साथ जे कैप लगा रहेगा. और अगर तीनों एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड तो एक्स एक्सिस के साथ आई कैप, वाई एक्सिस के साथ जे कैप और जेड एक्सिस के साथ के कैप. तो बेसिकली दिस ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप. मींस ए एक्स इज द मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन और आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर. दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर. ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई विथ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. मतलब मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इन जेड डायरेक्शन इंटू यूनिट वेक्टर एट दैट डायरेक्शन. और ये तीनों का सम क्या बनाएगा? टोटल वेक्टर बना देगा हमारा ए. ये जो लिखा हुआ है यहां, ये देख लो. तो अब अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मॉड ऑफ ए यहां से याद रखना कि मैग्नीट्यूड क्या होगा. अगर आपको ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप की वैल्यू दी रहेगी तो इनका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा हुआ. दूसरी चीज, क्योंकि ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या है? यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1 होगा. इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट I cap, J cap, K cap are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. So mod of I equals to mod of J equals to mod of K equals to 1 होगा. ठीक है. अब यहां पे अगेन एक 2000 रुपीज का नोट याद रखना है आपको. A unit vector is used to specify the direction of the vector. यूनिट वेक्टर हमेशा किस चीज के हेल्प में आता है? किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के काम में आता है. ठीक है. आई कैप लगेगा मतलब एक्स डायरेक्शन में, जे कैप लगा हुआ है मतलब वाई डायरेक्शन में और के कैप लगा हुआ है मतलब जेड डायरेक्शन में. प्लीज नोट डाउन दिस. अगेन व्हाट इज यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड पॉइंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज यूनिट वेक्टर. एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, y डायरेक्शन में j कैप और z डायरेक्शन में k कैप. और रिजल्टेंट कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड का? अगर हमें ax, ay और j i k के साथ वैल्यूज दी है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, जहां पे ax क्या है? x डायरेक्शन में
ए का मैग्नीट्यूड, ए वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड, जेड क्या है, जेड डायरेक्शन में ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसको। ओके, तो अब ये चीजें हमें आने लगी हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर बेटा जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, कोप्लेन मतलब सेम प्लेन पर। ऐसे वेक्टर जो एक ही किसी एक प्लेन पे लाई करते हैं उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स हम बोलते हैं। कि अगर एक्स एक्सिस पे तो सारे मतलब एक्स वाई प्लेन है तो सारे एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे तो सारे वाई जेड पे, एक्स जेड प्लेन पे तो सारे एक्स जेड प्लेन पे, किसी भी एक प्लेन पे ही सारे वेक्टर हमारे होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब एक ये चीज और एक इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स, लेट अस अज्यूम इफ वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन अगर क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अगर उल्टा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस ओरिजिनल वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। इट मींस कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। है दोनों इक्वल, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से क्या लग जाता है, माइनस साइन लग जाता है। और लिखा हुआ है इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर रिवर्स्ड, द साइन ऑफ ए वेक्टर इज रिवर्स्ड, ओके, इट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेनी है वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब अगर नोट कर लिया है तो देन हम आ जाते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन वांट्स टू से चेक वेदर द वेक्टर आई कैप बाय रूट 2 प्लस जे कैप बाय रूट 2 इज ए यूनिट वेक्टर और नॉट। अब हमें पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक्स वाई और जेड एक्सिस सर ने बता रखी है। कौन कौन सी एक्सिस बता रखी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और सर ने बोला है कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप। अब हम इसकी तरफ देखते हैं। इसकी तरफ देख के हमें यह पता चलता है कि इसमें आई कैप और जे कैप है, आई कैप और जे कैप है, के कैप है ही नहीं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हमें यह देखना है चेक वेदर द वेक्टर दिस इज ए यूनिट वेक्टर और नॉट। अगर ये यूनिट वेक्टर है, इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर, तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है। अभी इससे पहले ही आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, यूनिट मतलब 1। तो अब चेक कर लेते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर वेक्टर ए, आई कैप बाय रूट 2 प्लस जे कैप बाय रूट 2। अब हमें बताया गया है ये एक्स एक्सिस पे है वैल्यू, ये है वाई एक्सिस पे वैल्यू। और अभी आप लोगों ने इससे पहले देखा था कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये भी इससे पहले वाली स्लाइड में ही अपन ने सीखा था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ए जेड स्क्वायर वाली वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर को चेक कर लेते हैं। तो हम अंडर रूट लिखेंगे, आई कैप हटा देंगे तो ये मिलेगा 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी होगा 1 बाई रूट 2 होल स्क्वायर। 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 2 अंडर रूट 1 बाई 2 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 बाई 2 1 बाई 2। और हाफ ऐड होके क्या बनाते हैं, 1। तो ये वैल्यू बनेगी रूट 1 और 1 बाहर आ जाएगा। Yes, so by this we can say that this vector I cap by root 2 plus j cap by root 2 is a unit vector. इसका आंसर होगा yes, it is a unit vector. तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग लेक्चर को एकदम ध्यान से देख रहे थे, प्रॉपर नोट्स बना रहे थे, बहुत इजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। इसको मैं रब कर देता हूं। अब नेक्स्ट ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है हमारा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब इन्होंने ये बोला कि चेक करो कि ये वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। पिछले जैसा नहीं है, पिछले में पूछा था कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, इसमें बोला है ये गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके बताओ। और हमने पता किया है कि यूनिट वेक्टर, हमें पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। इट मींस ए कैप इक्वल्स टू होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होगा। चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ठीक है, अब ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मॉड ऑफ ए। ठीक है, मॉड ऑफ ए के लिए हम इसको कंपेयर करते हैं। ax की वैल्यू कंपेयर करो, क्या दी हुई है 4, ay की वैल्यू क्या दी हुई है 3 और az की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 1। और हमें पता है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यही होता है। अब ax स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस az स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10 और ये आ गया क्या? रूट ऑफ 26 आ गया, रूट ऑफ 26। अब हमें पता है कि ए कैप इक्वल्स टू क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है आपका 4i प्लस 3j प्लस के अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपने क्या निकाल लिया? रूट 26। तो ये क्या मिल गया हमें? यूनिट वेक्टर। क्या मिल गया? यूनिट वेक्टर मिल गया। नोट कर लो जल्दी से, है यूनिट वेक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी था, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं जो बहुत डिफिकल्ट हो, आप लोग को बड़े इजी से बन जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है इफ वेक्टर i कैप माइनस 3j प्लस 5k एंड i कैप माइनस 3j प्लस ak कैप आर इक्वल वेक्टर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर हो तो आप क्या करिए? a की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाइए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रब कर रहा हूं इसको मैं, नोट कर लिया होगा सबने। Now, I cap minus 3j cap plus 5k cap is equals to I cap minus 3j cap minus ak cap। ठीक है, अब देखना ये I cap दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल। माइनस 3j कैंसिल, क्या बचेगा? 5k cap इक्वल्स टू माइनस a माइनस 1 का मल्टीप्लाई बोथ साइड किया, ये हो जाएगा माइनस 5k कैप इज इक्वल्स टू ak कैप। के कैप कंपेयर किया, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -5। ठीक है, कर पाएंगे? नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेड if a equals to 4i plus 3j, b equals to 24i plus 3j, find the vector having the same magnitude as b and parallel to a. Okay, so this is our question. Question wants to say if a equals to 4i plus 3j and b equals to 24i plus 3j, find the vector having the same magnitude as b and parallel to a। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ के लगेगा अरे सर ये क्या पूछ रहा है। देखो बहुत इजी चीज पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि एक a वेक्टर गिवन है आपको और एक b वेक्टर गिवन है। उन्होंने बोला कोई एक ऐसा वेक्टर आप बताइए हमें जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल हो, मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल हो और वो वेक्टर a के कैसा हो? पैरेलल। तो मैग्नीट्यूड तो अपन इक्वल कर देंगे, क्या करेंगे? इस b का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और मैग्नीट्यूड तो उसका लिख देंगे। अब उसको वेक्टर a के पैरेलल कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि यूनिट वेक्टर, सर ने हमें बताया था कि यूनिट वेक्टर का क्या काम होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है उस वेक्टर के डायरेक्शन को शो करना। मतलब कि अगर मैं इस वेक्टर a का a कैप कैलकुलेट कर लूं, इट मींस कि ये किसको शो करेगा? वेक्टर a के डायरेक्शन को शो करेगा। और अगर उस वेक्टर a के डायरेक्शन को मैं b के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो तीसरा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल है और डायरेक्शन
ए की तरफ है, इट मींस कि वो ए के पैरेलल है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड बी के इक्वल हो और वो ए के पैरेलल हो। तो ए का निकाल लिया हमने क्या, डायरेक्शन, और बी का निकाल दिया हमने मैग्नीट्यूड, और दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई। जो वेक्टर मिला हमें उसके पास मैग्नीट्यूड था बी का, डायरेक्शन था ए का, तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया बी के, और डायरेक्शन क्योंकि ए के इक्वल का था, इट मींस कि वो ए के पैरेलल हो गया। करके देख लेते हैं। बी वेक्टर इक्वल्स टू 24 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब आप लोग को आने लगा होगा मॉड बी निकालते, क्या करना है, अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का, 7 है 3 है 3, 24 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चेक कर लो। और ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, वैसे तो चल जाएगा ऐसे भी, लेकिन ये 7 है, सही लिखा हुआ था वहाँ पे। ये यहाँ पे बुक में, जिस बुक का ये क्वेश्चन है वहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो आप भी 7 ही कर लें इसको, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, 24 का स्क्वायर करना है। ये अब आपके लिए वीडियो पॉज करिए, 24 का स्क्वायर करिए प्लस 7 का स्क्वायर करिए, और दोनों को ऐड करके उसका अंडर रूट निकालिए। और मैं आपको बता देता हूं कि उसका अंडर रूट आपको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कैलकुलेट नहीं करे, करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देन उसके बाद हम निकालेंगे क्या, ए कैप। ए कैप कैसे मिलेगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हमारा क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप। मॉड ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा, अगेन वो अंडर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर मींस ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9। अब तो ये हो गया 25 और ये मिल गया हमें 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। ये क्या आ गया हमारा, a कैप आ गया। ओके, तो अब वो r वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, b वेक्टर के इक्वल है, और डायरेक्शन मींस 4i प्लस 3j अपॉन 5। ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के इक्वल है, और डायरेक्शन क्योंकि ये यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, ये किसके है, ए वेक्टर के अलॉन्ग है, इट मींस कि वो ए के क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो आप चाहें तो इसको 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, r इक्वल्स टू 5 इंटू 4i प्लस 3j, तो इसको आप लिख सकते हैं 5 4 जा 20 i कैप प्लस 5 3 जा 15 j कैप। तो ये वो वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर में अगर ये कहीं पे लिखा हो तो आप ये भी टिक लगा सकते हैं। ओके ओके गाइस, सो दिस इज डन फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का हम करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा एक पार्ट रह जा रहा है, कौन सा वाला, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो जिन लोगों ने भी ये लेक्चर देख लिया है, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है बेटा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर पढ़ने के बाद कैसा लगा, क्योंकि आप जैसा हमें फीडबैक देंगे हम उस तरह से मोटिवेट होकर आगे चल के काम करेंगे और अच्छे अच्छे लेक्चर आपको ले आएंगे। ओके ओके, बाय गाइस।